हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे। आप लोगों को हमारे चैनल विवेकानंद विद्यापीठ में स्वागत है। मित्रों, हम लोग कक्षा 10वीं के अध्याय 1 विज्ञान और विज्ञान का जो हमारा चैप्टर है 1 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इनके बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित चीजों के बारे में बताया जाएगा, यानी इसके बारे में बेसिक जानकारियां दी जाएगी। फिर हम लोग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और आपको तीसरा वीडियो में जो है आपको इनके क्वेश्चन आंसर के बारे में बताया जाएगा, यानी इसका प्रश्न उत्तर आपको बताया जाएगा। तो मित्रों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, क्योंकि हम लोग जो है तो बेसिक से कम पढ़ेंगे तो ही उसका कुछ फायदा होने वाला है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? एक प्रकार का प्रक्रम है। क्या है? एक प्रकार का प्रक्रम है। इस प्रक्रम में क्या होता है? तो एक नया पदार्थ बनता है, यानी नए पदार्थों के साथ नए गुणों का निर्माण होता है। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया समझे एक तरह का प्रक्रम है। इसमें नए पदार्थों के साथ नया गुण बनता है, यानी जो पदार्थ पहले था वो पूरा बदल जाता है। हम लोग 2 चीज जरूर सुनते होंगे, एक रासायनिक परिवर्तन और एक भौतिक परिवर्तन। ज्यादातर हम लोग सुनते रहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन, जैसे एक सपोज हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक आप पेपर ले लें और इस पेपर को आप क्या करें, बहुत सारे टुकड़ों में बांट दें। बांटने से आपको बहुत सारे इसके टुकड़े कर दें तो आप क्या कहेंगे, इसमें क्या परिवर्तन हुआ? तो हम लोग इसको कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन हुआ। कैसे भौतिक परिवर्तन? इसलिए क्योंकि जब हमने पेपर को फाड़ा तो पेपर तो वही है, बेशक इसके टुकड़े हो गए, यानी छोटे छोटे बेशक इनके टुकड़े हो गए, लेकिन पेपर हमारा वही है, यानी कि हम लोग इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या है सर? तो मैं आपको बता दूं कि रासायनिक परिवर्तन जैसे कि पेपर है, अगर उसको हम लोग जला देते हैं तो जलाने से तो पेपर जलाने के बाद उससे कार्बन डाइऑक्साइड यानी धुआं का टाइप का निकलेगा, लेकिन अब पेपर जो है वो पेपर नहीं रहेगा, वो राख में बदल जाएगा। तो इस तरह के परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ये रही बेसिक परिवर्तन जानकारियां। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक। तो रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अगर एक तरह से कहें तब। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी इसमें क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है, नया गुण आ जाता है। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रम है जिसमें एक नए पदार्थों के साथ क्या होता है, नया गुण आता है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, जैसे आप समझेंगे कि C+O2 ये तो अलग अलग चीजें, ये कार्बन है और ये आपका ऑक्सीजन है। जब इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो बनता है CO2। अब रासायनिक अभिक्रिया को निर्देशित करने के लिए ये जो है आपको हम दूसरा पार्ट में बताएंगे ये क्या है। इसको हम लोग कहते हैं समीकरण। इसकी पूरी जानकारी आपको दूसरा वीडियो में मिलेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग दिखाने के लिए इसको मिलाए और ये हमारा बन गया। तो इसको क्या किए कि एक तीर के बाईं ओर लिखे हैं, एक तीर के बाईं ओर लिखे हैं, एक तीर के दाईं ओर लिखे हैं। ये बायां दायां बोल सकते हैं, बायां और दायां। तो जो बायां ओर है, इधर है, जो इधर है जिसको हम लोग मिला रहे हैं, इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। और जो हमारा अभिक्रिया करने के बाद बनता है, इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। और जो तीर के निशान के इधर है, इसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। यानी कि अभिकारक किसको कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में 2 अलग अलग चीजों को मिलाते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी इन दोनों को अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं हम लोग? अभिकारक। आपको ये समझ में आ रहा होगा अभिकारक किसको कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है जो पदार्थ, हम लोग उसको अभिकारक कहते हैं।
और जो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो दोस्तों अभिकारक और उत्पाद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में जो कक्षा 10वीं में आपका है। कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम लोग इसको रासायनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद दैनिक जीवन से संबंधित भी कुछ अभिक्रियाएं हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। इसके बारे में आपको विस्तार से भी और भी बताएंगे कि इनका जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो इनका हम उदाहरण सहित भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में आपके अंदर एक व्यू बनना चाहिए कि ये होता क्या है। यदि आपके अंदर थोड़ा बहुत भी समझ है तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संयोजन अभिक्रिया समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया एक तरह से, संयोजन का मतलब अगर हम लोग समझे तो इसका मतलब जुड़ना होता है। संयोजन का जो मतलब होता है वह जुड़ना होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसमें क्या जुड़ते हैं, तो आपको बता दिए पहले कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक ही जुड़ते हैं और उत्पाद बनाते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है कि दो या दो से ज्यादा अभिकारक जुड़ के, दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर या जुड़कर, जो बोले आप, दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर अगर एक उत्पाद बनाते हैं, यानी कि इधर वाला एक बनाते हैं, दो या दो से ज्यादा अगर रहेंगे और इधर एक उत्पाद बनाएंगे तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपको समझ में आ पा रहा होगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन समझते हैं। तो दोस्तों संयोजन का पूरा उल्टा वियोजन होता है। यानी कि संयोजन में तो दो अभिकारक जुड़ता है, तो वियोजन में एक अभिकारक टूटता है। यानी एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहेंगे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अभिकारक कितना, एक, टूट के कितना बनाएगा, दो या दो से अधिक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। दोस्तों संयोजन और वियोजन आपको समझ में आ गया होगा। संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का विपरीत कहा जाता है क्योंकि ये दूसरे के उल्टा है। इसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं और इसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो संयोजन और वियोजन आपको समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कभी कभी हम दोस्तों बोल देते हैं लेकिन हमको बेहतर नहीं लगता है, मित्रों ज्यादा यूज करना चाहिए। मेरे साथी गण हमको बताते रहते हैं, तो चलिए आपके लिए दोस्तों कहेंगे तो बुरा मत मानिएगा, मित्रों का मतलब ही वही होता है, लेकिन ज्यादातर हमको प्रयास करते हैं कि मित्रों का यूज करें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होता क्या है कि जब उत्पाद बनता है जो तीर के दाईं ओर, इसके साथ जो आपका है, जैसे उत्पाद बनेगा C+O2, सपोज ले लेते हैं, तो इसका उत्पाद क्या बनेगा CO2, क्योंकि यही उदाहरण हम आपको बार बार ले पा रहे होंगे, इसलिए हम बार बार यही उदाहरण ले रहे हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए कि बताना हम क्या चाह रहे हैं। तो C+O2 तेल के निशान CO2, इसके साथ अगर कोई दूसरा कुछ लिखा रहता और इसके साथ अगर आपको उष्मा या ऊर्जा लिखा रहता तो आप अपने दिमाग में सोच लेते कि वो जो अभिक्रिया आपका है वो है ऊष्माक्षेपी, क्योंकि उत्पाद के निर्माण के साथ, इसमें तो उष्मा नहीं बन रहा है, बहुत सारे उदाहरण है, तो जिसमें भी बनेगा, जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ अगर उष्मा बन रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब आगे समझते हैं ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? आपको शायद परिभाषा के तौर पे हम बता पा रहे होंगे, आपका ज्यादातर 10 में आपका रिटेन एग्जाम होता है, उसमें हम लोग को ज्यादा लिखना पड़ता है, इसीलिए हम इस तरीके से बता रहे हैं, बाकी आप समझ भी पैदा कर सकते हैं, बाकी तो आपको लिखना ही है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक, सब में एक ही चीज बोल रहे हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ उष्मा का क्या होता है? अवशोषण। शोषी यानी हम लिख दिया, आपके दिमाग में अवशोषण पैदा होता है, यानी उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का खिंचाव ज्यादा होता है इसमें। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसको हम लोग ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी किसको कहते हैं? उत्पाद के निर्माण के साथ यदि उष्मा बन रहा है, उत्पाद के निर्माण के साथ यदि उष्मा बन रहा है तो हम लोग उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी, और यदि उत्पाद के निर्माण के साथ उष्मा का अवशोषण हो रहा है तो हम लोग इसको कहते हैं ऊष्माशोषी। अब हम लोग समझते हैं विस्थापन। तो विस्थापन को समझने से पहले मित्रों हम लोग दो चीजों को समझते हैं। अधिक अभिक्रियाशील तत्व, आपको बोर्ड में दिख पा रहा होगा, अधिक अभिक्रियाशील तत्व। अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या होता है सर? तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व हम लोग उसको कहते हैं जिसके अंदर अधिक अभिक्रिया, अधिक माने ज्यादा अभिक्रिया करने की क्षमता होती है। अगर आपके पास भी ज्यादा ताकतवर है तो आपको कोई लोग कहेंगे कि आप अधिक ताकतवर हैं, आप समझ पा रहे होंगे। तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व यानी जिसमें ज्यादा अभिक्रिया करने की क्षमता होता है उसको हम लोग अधिक अभिक्रियाशील तत्व कहते हैं, और जिसके भीतर कम अभिक्रिया करने की क्षमता होता है उसको बोलते हैं हम लोग कम अभिक्रियाशील तत्व। अभिक्रियाशील तत्व। तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व का मतलब जो ज्यादा अभिक्रिया करता है, और कम अभिक्रियाशील तत्व का मतलब जो कम अभिक्रिया करता है। तो विस्थापन में होता क्या है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व, ये जो ज्यादा अभिक्रिया करने वाला है वो कम अभिक्रिया करने वाला को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एक आपका प्रश्न है कि लोहे के किल को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो ये भी आपका विस्थापन से संबंधित है, जब आपका प्रश्न उत्तर आएगा उसमें आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा मित्रों कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को इसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप यहां केवल समझते जाएंगे, आपको जब हम आगे बताएंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा। द्वितीय विस्थापन, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच, जो अभिकारक होते हैं तीर के आपका बाईं, तो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि लेना देना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा।
कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग समझते हैं अपचयन और उपचयन। 7 नंबर में आपका अपचयन लिखा हुआ है, 8 में आपका उपचयन लिखा हुआ है। तो हम लोग इससे पहले इसको समझेंगे, तब ये हम लोग को बेहतर समझ में आएगा। उपचयन होता क्या है? तो उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण स्वरूप हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग थोड़ा हमको चीसने का ज्यादा आदत है, इसीलिए कभी कभी हम चीस देते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो आप लोग देखते होंगे कि लोहा के ऊपर जंग लग गया या कोई धातु खराब हो गया, तो ये जो आपका है, ये इफेक्ट जो है, ये कारण जो है, इसका कारण जो आप समझ सकते हैं कि उपचयित हो गया। क्या हो गया? उपचयित हो गया। यानी लोहा के ऊपर जो जंग लग गया यानी कि वो उपचयित हो गया। हालांकि उसको हम लोग संक्षारण कहते हैं, लेकिन बात एक ही है, उपचयित हुआ तो ही उसको हम संक्षारण कह सकते हैं। तो उपचयन का मतलब क्या है कि जिस भी धातु में, यदि किसी धातु के साथ या फिर जिस अभिक्रिया में, सब तो जिस अभिक्रिया से हम लोग चल रहे हैं, तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का योग होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, और यदि ऑक्सीजन का योग होता है तो उसके साथ एक छोटा सा काम होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन निकलता है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन की कमी होती है, उसको हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की कमी होती है उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन जो है इसका उल्टा है, इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन की कमी होती है। इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ता है लेकिन इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन का योग होता है, इसको हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का कमी और ऑक्सीजन का योग होता है उसको हम लोग कहते हैं अपचयन। ऑक्सीजन का कमी और हाइड्रोजन का वृद्धि, यानी कि हाइड्रोजन जो आपका बढ़ता है, तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसको हम लोग कहते हैं अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है उसको हम लोग कहते हैं उपचयन। ठीक है, अब रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ अपचयित, दूसरा उपचयित। अपचयित मतलब जिसमें एक पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का कमी, दूसरे पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना। तो एक पदार्थ अपचयित, दूसरा पदार्थ अपचयित हो, उसे हम लोग 3 अभिक्रिया बोल सकते हैं। उसको अपचयन भी बोल सकते हैं, अब उपचयन भी, क्योंकि एक उपचयित हो रहा है, एक अपचयित हो रहा है, तो दोनों बोल सकते हैं। और यदि ये दोनों प्रकरण साथ में हो तो इसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में मिलेंगे और आपको चलिए कुछ छोटी छोटी चीजें और भी बता देते हैं आपको। दैनिक जीवन से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया जो आपका है, एक आपका है संक्षारण, ये आपका दैनिक जीवन से संबंधित है। ये रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इसको आसपास देखते ही रहते हैं। संक्षारण और एक विकृत गंधिता। तो संक्षारण और विकृत गंधिता होता क्या है? संक्षारण जो होता है, हम लोग इसको समझने से पहले 3 चीज को समझेंगे। वायु माने हवा, नमी माने थोड़ा सा शुष्क। तो जब कोई धातु, दो ही समझ ले, जब कोई धातु हम लोग किसको कहते हैं ये तो आपको मालूम होगा कि वैसे पदार्थ जो उष्मा मतलब समझ में आता होगा, उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, यानी इससे उष्मा और करंट पार होता है, जो उष्मा विद्युत का सुचालक होता है, तथा चमकदार जो चमकीला होता है, आघातवर्धी होता है। आघातवर्ध का मतलब है धातुओं को जब हम लोग पीटते हैं वो चादर की तरह फैल जाता है, इसको हम लोग आघातवर्धी कहते हैं, है ना। यानी धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बदलना आघातवर्ध कहलाता है। तो जो आघातवर्ध होता है, तन्य होता है, यानी जिससे तार बनाया जा सकता है, उसे हम लोग धातु कहते हैं। यानी क्या बताया आपको कि वैसे पदार्थ जो उष्मा तथा विद्युत का सुचालक हो तथा चमकदार, तन्य एवं आघातवर्धी हो, उसे हम लोग धातु कहते हैं। तो जब कोई भी धातु वायु और नमी के संपर्क में आती है,
जब कोई भी धातु वायु और नमी के संपर्क में आती है तो उसका ऊपरी परत नष्ट हो जाता है। जैसे आप खुली में अगर हवा और लोहा के छड़ को छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो तो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि उसको भी तो हवा मिलेगा, उसको भी नमी मिलेगा, तो वो तो उसका भी ऊपरी परत क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो जब कोई धातु वायु और नमी के संपर्क यानी इसके संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, उसका ऊपरी परत नष्ट हो जाता है। जब कोई धातु वायु और नमी के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी परत नष्ट हो जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा संक्षारण क्या है, यानी लोहा के ऊपर जितना भी धातुएं हैं उनके ऊपर जंग लगना संक्षारण है। अब हम लोग समझते हैं विकृत गंधिता। इसके बाद आपको सेकेंड पार्ट में हम मिलेंगे। विकृत गंधिता जो है, विकृत गंधिता का मतलब है कि वसा एवं तैलीय युक्त, यानी तैलों से जो बना हुआ पदार्थ होता है, वसा एवं तैलीय युक्त खाद्य पदार्थों को जब लंबे समय तक, यानी कि वसा एवं तेल युक्त, अब समझ में आता होगा अचार वगैरह जो तेल से बना होता है और बहुत सारे तेलीय चीज होते हैं। आप फास्ट फूड में जाए तो सारे चीज तो तेल के ही बने होते हैं। तो वसा एवं तैलीय युक्त खाद्य पदार्थों को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो क्या होता है, उसके गंध और स्वाद बदल जाते हैं। क्या होता है, उसके गंध और स्वाद बदल जाते हैं। इसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। आपका एक प्रश्न भी आता है कि विकृत गंधिता से बचाने के लिए चिप्स की थैली में क्या डाला जाता है, तो चिप्स के थैली में मैं आपको बता दूं नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो बहुत अभिक्रिया कम करता है, यानी उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग उसमें नाइट्रोजन गैस डालते हैं ताकि चिप्स अच्छा रहे, खराब जल्दी ना हो, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा विकृत गंधिता भी कि वसा एवं तैलीय युक्त खाद्य पदार्थों को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसकी ऊपरी परत नष्ट हो जाती है, जिसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।